Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Ungar College, Bikaner. In this presentation, I will explain Haworth representation of ring structures of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको मोनोसैकेराइड्स में पाई जाने वाली वलय संरचनाओं के हावर्थ प्रस्तुतिकरण के बारे में समझाऊंगा. The representation proposed by Haworth is increasingly used at present. मोनोसैकेराइड्स में वलय संरचना को या रिंग स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो निरूपण वर्तमान में उपयोग में लिया जाता है या सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है वो हावर्थ रिप्रेजेंटेशन है. In Haworth representation, the ring is considered perpendicular to the plane of paper. इस निरूपण में जो वलय संरचना है उसको कागज के या पेपर के समकोण पर माना जाता है या परपेंडिकुलर माना जाता है. अर्थात रिंग का आधा भाग जो है वह पेपर के पीछे रहेगा, रिंग का आधा भाग जो है वह पेपर के आगे रहेगा. The linkages in thin lines are behind the plane of the paper and in thick lines are in front of this plane that is nearer to the reader. तो इसमें वह लिंकेज जो कि पतली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, अर्थात ये लिंकेजेस यह पेपर के या कागज के तल के पीछे माने जाते हैं, यानी पीछे की साइड में होंगे. और वह लिंकेजेस जो कि मोटी रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, अर्थात ये लिंकेजेस यह कागज के तल के सामने माने जाते हैं, यानी जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है या देखने वाला है, उसकी तरफ यह आधा भाग रहेगा जिसे मोटी रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है. और यह जो आधा भाग होगा जिसे पतली रेखाओं में प्रदर्शित किया गया है, यह कागज के पीछे रहता है, यानी देखने वाले से या पढ़ने वाले से दूरी पर स्थित होता है. The following rules permit the passage from Tollens representation to that of Haworth. तो पूर्व में हम टॉलेंस प्रस्तुतिकरण या टॉलेंस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से उसमें मोनोसैकेराइड को प्रस्तुत किया जाता है. That is, in Tollens representation, oxide bridge is shown in linear chain structure. टॉलेन निरूपण में जो ऑक्साइड ब्रिज होता है, ऑक्सीजन ब्रिज होता है, उसको रैखिक श्रृंखला संरचना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है. तो यह जो निरूपण है यह टॉलेन का निरूपण कहलाता है. This representation in which oxide bridge is shown in linear chain structure is known as Tollens representation. पूर्व में जैसा बता चुका हूं कि जब ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे फिशर्स प्रोजेक्शन कहा जाता है. When structure of monosaccharide is represented as open chain structure, that is called as Fisher's projection. जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऑक्साइड ब्रिज साथ में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे टॉलेन का निरूपण या टॉलेंस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. और जब इसे इस प्रकार से एक वलय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, दिस इज कॉल्ड एज हावर्थ प्रोजेक्शन और हावर्थ रिप्रेजेंटेशन. तो टॉलेन के प्रस्तुतिकरण से हावर्थ के प्रस्तुतिकरण में बदलने के लिए कुछ नियम काम में लिए जाते हैं. यह नियम इस प्रकार से है. The hydroxyl groups figuring on the right of the carbon chain of Tollens formula are represented downwards. टॉलेन के निरूपण में वह सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि कार्बन श्रृंखला के तल के दाहिनी ओर उपस्थित होते हैं, अर्थात यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर है, कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 4 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह, इन सभी को नीचे की ओर इंडिकेट किया जाता है. अर्थात यह कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यह कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यह कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन और यह कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो यह सभी टॉलेन के निरूपण के अंदर श्रृंखला के दाहिनी ओर स्थित होते हैं. अतः हावर्थ रिप्रेजेंटेशन में इनको नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है. अर्थात जो वलय है वह कागज के तल के समकोण पर है और इसके नीचे की ओर इन सब्सटेंस को प्रदर्शित किया जाता है. इनवर्सली दोज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द चेन ऑफ टॉलेंस फॉर्मूला आर शोन अपवर्ड्स. और इसी प्रकार से जो टॉलेन के निरूपण में सब्सटेंस लेफ्ट साइड में उपस्थित होते हैं, बाईं ओर उपस्थित होते हैं, उन्हें इस वलय में ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जाता है. अर्थात कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 4 का
हाइड्रोजन एटम, यह सभी ऊपर की ओर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल समूह भी ऊपर की ओर है, और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन भी ऊपर की ओर प्रदर्शित किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि यह सभी समूह कार्बन श्रृंखला में टॉलन निरूपण में या टॉलन प्रस्तुतीकरण में श्रृंखला के बाईं ओर उपस्थित होते हैं। When the number of carbon atoms of monosaccharides is greater than the number of carbon atoms of the ring, the excess carbon atoms are represented upwards, that is above the plane of the ring in Haworth's formula, if the oxide bridge is on the right of the carbon chain, which is the most frequent case in tolerance representation. जब वलय के निर्माण में जो कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या उन कार्बन परमाणुओं की तुलना में अधिक होती है जो कि वलय का निर्माण करते हैं। तो इस स्थिति में जो अतिरिक्त कार्बन परमाणु है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो वह कार्बन परमाणु जो वलय के निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, उनको हमेशा ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसा कि इस चित्र में हम देखें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यह कार्बन परमाणु वलय के निर्माण में भाग लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 यह जो कार्बन एटम्स है यह वलय के निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो केवल एक ही कार्बन परमाणु ऐसा है जो वलय के निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, और वह है कार्बन नंबर 6। ओनली कार्बन नंबर 6 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग। कार्बन क्रमांक 6 जो है वो वलय के निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। तो ऐसे स्थिति के अंदर वह कार्बन परमाणु जो वलय के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उनको ऊपर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि इस वलय में प्रदर्शित किया गया है। यह जो वलय का तल है उसमें ऊपर की ओर या अपवर्ड डायरेक्शन में लिखे जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसा तब होता है जब ऑक्साइड ब्रिज इज ऑन द राइट ऑफ कार्बन चेन। यह तब होगा जब ऑक्साइड ब्रिज, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यह कार्बन श्रृंखला के दाहिनी ओर उपस्थित होता है। तो यह नियम फॉलो किया जाता है और यही सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाली संरचना है। दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट केस, अर्थात अधिकांशतः जैसा हम पूर्व में बात कर चुके हैं, मोनोसैकेराइड डी स्वरूप में या डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, और डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म में जो ऑक्साइड ब्रिज होता है वह दाहिनी ओर ही होता है, क्योंकि जिस हाइड्रोक्सिल समूह हेमी एसिटल के निर्माण में भाग लेता है, वह हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन श्रृंखला के दाईं ओर उपस्थित होता है, और इसी कारण से ऑक्साइड ब्रिज का निर्माण भी दाईं ओर ही होता है। तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया फ्रक्टोज के लिए, यह एल्डोज की संरचना है, उसमें भी ठीक ऐसा ही होता है। अब यदि हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के अंदर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में 2 ऐसे कार्बन परमाणु हैं जो वलय के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। कार्बन नंबर 1 भी वलय के निर्माण में भाग नहीं लेता है, और कार्बन नंबर 6 भी वलय के निर्माण में भाग नहीं लेता है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ fructose, that is furanose ring of fructose, then there are 2 carbon atoms which do not participate in the formation of furanose ring. 2 कार्बन परमाणु ऐसे हैं जो फ्यूरेनोज वलय के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो इनमें से कार्बन नंबर 1 जो है वह तो अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म तय करने के लिए जो नियम काम में लिया जाता है उसके अनुरूप लिखा जाता है, और कार्बन नंबर 6 जो है वह उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसा कि इस नियम में हमने पहले बात की थी कि चूंकि यह वलय के निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, अतः इसको वलय के तल में ऊपर की ओर या ऊपर की दिशा में लिखा जाता है या अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। Inversely, if the oxide bridge is on the left of the chain, the excess carbon atoms are represented downwards. इसके विपरीत यदि यह मोनोसैकेराइड L enantiomer है, if the monosaccharide is L form of enantiomer in which we know that oxide bridge is present on the left, जिसमें कि ऑक्साइड ब्रिज जो है वह बाईं ओर उपस्थित होता है, तो उस स्थिति के अंदर जो अतिरिक्त कार्बन परमाणु हैं जो वलय के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उनको नीचे की दिशा में निरूपित किया जाता है या नीचे की दिशा में लिखा जाता है या बनाया जाता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। यह L फ्रक्टो फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो अतिरिक्त कार्बन परमाणु है अर्थात कार्बन परमाणु क्रमांक 6 जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, चूंकि इसमें यह L एनेंशियोमर है
और इस कारण से ऑक्साइड ब्रिज बाईं ओर होता है। इस कारण से इस अतिरिक्त कार्बन परमाणु को नीचे की दिशा में लिखा जाता है। In fact, position of all the substituents is reversed in L enantiomeric form. वस्तुतः जब L enantiomeric स्वरूप का निरूपण किया जाता है तो सभी substituents की पोजीशन विपरीत कर दी जाती है, यानी D enantiomeric फॉर्म की तुलना में विपरीत क्रम में लिखा जाता है, क्योंकि जो ऑक्साइड ब्रिज है वह अब इनमें बाईं ओर उपस्थित होता है। तो ऑक्साइड ब्रिज जब बाईं ओर उपस्थित होगा तो सभी सबस्टेंट्स की पोजीशन जो है वह विपरीत हो जाती है डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म की तुलना में या उस स्थिति की तुलना में जबकि ऑक्साइड ब्रिज जो होता है वह दाहिनी ओर होता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो कार्बन नंबर 1 जो है वह डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म में ऊपर होता है, तो यहाँ पर यह नीचे होगा। कार्बन नंबर 2 की स्थिति वही होती है। इसमें भी अल्फा और बीटा का निर्धारण जो होता है वह विपरीत प्रकार से होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऊपर की ओर होगा तो यह अल्फा एनेंशियोमर होगा और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ होगा तो वह बीटा एनेंशियोमर होगा। इसी प्रकार से कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वह डी फॉर्म में ऊपर की ओर लिखा जाता है, लेकिन एल फॉर्म होने पर यह नीचे की ओर लिखा जाएगा। कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वह डी फॉर्म में नीचे की ओर लिखा जाता है, लेकिन एल फॉर्म में वह ऊपर की ओर लिखा जाता है। अर्थात यदि ऑक्साइड ब्रिज बाईं ओर है या हम एल एनेंशियोमेरिक फॉर्म बना रहे हैं तो सभी सबस्टेंट्स की पोजीशन डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म की तुलना में विपरीत क्रम में लिखी जाती है। इन द केस ऑफ फ्रक्टोफ्यूरेनोज दिस रूल इज रेस्पेक्टेड विद रिगार्ड टू कार्बन 6, अर्थात जो अतिरिक्त कार्बन परमाणु है उसको डी फॉर्म में या ऑक्साइड ब्रिज दाहिनी ओर होने पर ऊपर की ओर लिखा जाता है और एल फॉर्म में या ऑक्साइड ब्रिज बाईं ओर होने पर नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो कार्बन नंबर 6 के केस में यह रूल इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है, माना जाता है। परंतु कार्बन 1 के केस में but C1 is attached to carbon number 2 which also carries the OH group determining the alpha and beta configuration of the ketones। लेकिन जो कार्बन 1 होता है वह कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा होता है। This is carbon number 1, it is attached with carbon number 2 which also carries the hydroxyl group, जिसके साथ वह हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा होता है, जिसके आधार पर अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स का निर्धारण होता है। तो इन दिस केस the OH group of carbon 2 is placed according to alpha and beta configuration of the monosaccharide। तो इस केस के अंदर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसा अल्फा और बीटा के केस में लिखा जाता है, जो मैं पूर्व में बात कर चुका हूं। यदि डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होने पर वह अल्फा कहलाएगा, और यदि एल एनेंशियोमेरिक फॉर्म है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होने पर वह अल्फा कहलाएगा, और इसके विपरीत बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी यदि डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म है तो हाइड्रोक्सिल समूह ऊपर होने पर वह बीटा कहलाता है, और यदि एल एनेंशियोमेरिक फॉर्म है तो हाइड्रोक्सिल समूह नीचे होने पर वह बीटा एनोमर कहलाएगा। और कार्बन 1 जो है वह फिर जो खाली स्थिति होती है, यानी जहां हाइड्रोक्सिल समूह को रखना होता है उसके बाद जो दूसरी पोजीशन होगी वह खाली होती है, उस पर कार्बन नंबर 1 को इंडिकेट किया जाता है। The representation is further simplified by leaving out the linkages between the carbon atoms of the ring and hydrogen atoms। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण को और सरल बनाने के लिए जो कार्बन परमाणुओं और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में लिंकेजेस होते हैं उनको वलय संरचना में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, जहां पर भी हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, इसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो वलय संरचना को सरल बनाने के लिए कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का जो लिंकेज होता है उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। Only the position of hydroxyl groups are indicated। केवल हाइड्रोक्सिल समूहों की स्थिति को ही वलय संरचना को निरूपित करने में प्रदर्शित किया जाता है, या जो CH2OH ग्रुप है इनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। And one can naturally reduce the positions of hydrogen atom। यदि हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति इंगित कर दी जाती है तो उसके आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति क्या होगी। हाइड्रोक्सिल समूह यदि हमने बना दिया है, प्रदर्शित कर दिया है, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की स्थिति क्या होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल समूह यदि इस ओर उपस्थित है तो नेचुरली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम उपस्थित होगा। इन रियलिटी द हेक्सागोनल रिंग इज नॉट प्लेन। वस्तुतः जो पाइरेनोज वलय है यह एक तल में उपस्थित नहीं होता है, यह समान तल में उपस्थित नहीं होता है। इट इज नॉट प्लेनर।
owing to the valence angles of carbon atoms the pyron ring takes a boat conformation or a chair conformation। तो इसमें वैलेंस एंगल के कारण जो संयोजी कोण है कार्बन परमाणुओं के, उनके कारण जो पायरेनोज वलय बनता है, यह पायरेनोज वलय एक प्लेनर वलय के रूप में, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, उस प्रकार से नहीं बनता है, अपितु वह या तो एक कुर्सी के रूप में पाया जाता है या यह एक नाव के रूप में पाया जाता है। बोट कंफर्मेशन या नाव के रूप में या एक कुर्सी के रूप में पाया जाता है, जैसा कि अगली स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर यह दोनों प्रकार के निरूपण प्रदर्शित किए गए हैं। वास्तव में जो पायरेनोज वलय होता है वह या तो चेयर फॉर्म में होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, एक कुर्सी के रूप में पाया जाता है। दिस इज द बैक ऑफ द चेयर, यह कुर्सी की पीठ है। इसी प्रकार से दूसरी संरचना जो है वह नाव के रूप में या बोट के रूप में हो सकती है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो वास्तव में प्लेनर पायरेनोज रिंग नहीं पाई जाती है, बल्कि या तो कुर्सी के रूप में चेयर फॉर्म में पाई जाती है या नाव या बोट फॉर्म में पाई जाती है। सिंस द चेयर इज मोर स्टेबल फॉर्म, इनमें से जो चेयर फॉर्म है वह अधिक स्थायी स्वरूप है, यानी बोट फॉर्म का निर्माण नहीं होता है। सामान्यतः जो स्वरूप निर्मित होता है वह चेयर फॉर्म ही होता है। Monosaccharides adopt this configuration which can two forms denoted as C1 and 1C by Reeves। तो यह चेयर फॉर्म जो है यह भी दो प्रकार में पाया जा सकता है, जैसा रीव्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। C1 स्वरूप जो कि इस प्रकार का होता है और 1C फॉर्म जो कि इस चित्र में प्रदर्शित की गई है। दोनों में अंतर यह है, जो C1 फॉर्म है तो उसमें जो एनोमेरिक कार्बन है दैट इज ओरिएंटेड डाउनवर्ड्स। यह एनोमेरिक कार्बन या कार्बन नंबर 1 है, यह नीचे की ओर यदि निर्दिष्ट है तो इस चेयर फॉर्म को C1 फॉर्म कहा जाता है। इफ एनोमेरिक कार्बन दैट इज कार्बन नंबर 1 इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यह नीचे की ओर निर्दिष्ट है, तो इस स्वरूप को C1 कहा जाएगा। और यदि एनोमेरिक कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यह एनोमेरिक कार्बन ऊपर की तरफ निर्दिष्ट है, जैसा कि दूसरे चित्र में प्रदर्शित है। व्हेन एनोमेरिक कार्बन इज oriented in upward direction then this form is known as 1C form। तो चेयर फॉर्म भी दो प्रकार में, C1 फॉर्म that is anomeric carbon oriented downwards और 1C फॉर्म that is anomeric carbon oriented in upward direction, इन दो प्रकार के स्वरूपों में पाया जाता है। The axial or equatorial positions taken by the groups of substances in the case of alpha and beta glucoses of configuration C1 that is most common are given in the figure। तो चित्र के अंदर जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में अलग अलग सब्सटेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन या स्थिति होती है, एक्सियल स्थिति या इक्वेटोरियल स्थिति, वह प्रदर्शित की गई है। एक्सियल का मतलब है वह स्थिति जो कि पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रिंग होती है, यानी यदि जो बॉन्ड है या लिंकेज है वह अक्ष के समानांतर है तो इस बॉन्ड को, लिंकेज को एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, जो ए के द्वारा चित्र में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। और यदि बॉन्ड या लिंकेज जो है वह रिंग के तल के समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, बल्कि उसके लगभग समकोण की स्थिति में उपस्थित होता है या समानांतर स्थिति में नहीं उपस्थित होता है, तो इस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है, दैट इज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस चित्र के अंदर यह दोनों ही प्लेन यानी एक्सियल प्लेन में कौन से सब्सटेंट्स रहेंगे और इक्वेटोरियल प्लेन में कौन से सब्सटेंट रहेंगे उनको प्रदर्शित किया गया है। यह C1 फॉर्म के लिए इंडिकेट किया गया है, क्योंकि C1 फॉर्म जो होती है वही सर्वाधिक कॉमन होती है। सामान्यतः C1 स्वरूप में ही ग्लूकोज पाया जाता है। 1C फॉर्म स्टेरिकली हिंडर्ड होती है, अर्थात सब्सटेंट के पोजीशन के कारण 1C फॉर्म का निर्माण बाधित होता है। सामान्यतः यह निर्मित नहीं होती, C1 फॉर्म ही निर्मित होती है। तो C1 फॉर्म में जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज की स्थिति है उसको इस चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज and this is beta D glucose. Both are C1 forms because the anomeric carbon is presented in downward direction. यह anomeric carbon है, नीचे की ओर निर्दिष्ट है, इसमें भी यह नीचे की ओर निर्दिष्ट है, अर्थात ये दोनों ही स्वरूप जो है वह C1 स्वरूप है। तो इनमें यदि हम देखें तो एक्सियल प्लेन में जो सब्सटेंट है यानी एक्सिस के पैरेलल वो सब्सटेंट्स हाइड्रोजन एटम्स है। उदाहरण के लिए यह एक्सियल प्लेन में उपस्थित है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी एक्सियल प्लेन में है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी एक्सियल प्लेन में है और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी एक्सियल प्लेन में उपस्थित है। लेकिन अल्फा ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह इक्वेटोरियल प्लेन में उपस्थित होता है, जिसे
लाल रंग में अलग से प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर एक्सियल प्लेन में एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, जो कि नीचे की ओर निर्दिष्ट है अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर। तो इसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज में भी यह स्थितियां प्रदर्शित की गई है। हाइड्रोजन परमाणु जो है वह एक्सियल प्लेन में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज में सारे हाइड्रोजन परमाणु, यानी जो एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है वह भी एक्सियल प्लेन में ही उपस्थित होता है, और बाकी के जो सबस्टेंट है यानी हाइड्रोजन एटम के अलावा वह इक्वेटोरियल प्लेन में उपस्थित होते हैं। So this is chair form, that is C1 form, in which actually pyranose ring is found. यह वह स्वरूप है जिस स्वरूप में जो पायरेनोज वलय है वास्तव में उपस्थित होता है या वास्तव में पाया जाता है। The alpha and beta forms are optical isomers but are not enantiomers. तो यहाँ पर कुछ सामान्य बातें रिंग स्ट्रक्चर से संबंधित है कि जो अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं वह भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन यह एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है या मिरर इमेजेस नहीं होती। दे आर नेम्ड एनोमर्स बिकॉज दे डिफर ओनली बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द एनोमेरिक असिमेट्रिक कार्बन एटम। और इनको एनोमर नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह केवल एनोमेरिक असममित कार्बन परमाणु पर ही सबस्टेंट्स के अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अन्य सभी सबस्टेंट्स के पोजीशन में यह एक दूसरे के समान होते हैं। द अल्फा एनोमर इज डिफाइंड एज द मोस्ट डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कंपाउंड। जो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है वह सर्वाधिक डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होता है, यानी ध्रुवीकृत प्रकाश का जो घूर्णन होता है वह सर्वाधिक दाहिनी ओर जो किया जाता है वह अल्फा एनोमर के द्वारा किया जाता है। इसी को दूसरे स्वरूप में कहें तो अल्फा एनोमर की तुलना में जो बीटा एनोमर होता है वह कंपैरेटिवली कम डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इट इज कंपैरेटिवली लेस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अल्फा एनोमर इज मोर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बीटा एनोमर इज लेस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। द अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन सॉल्यूशंस। एक विलयन में जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स होती हैं वह आपस में अंतर परिवर्तनीय होती है, यानी अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में चेंज हो सकती है, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में चेंज हो सकती है। और एंड ऑब्वियसली व्हेन दिस इंटरकन्वर्जन टेक्स प्लेस देन डेक्स्ट्रो रोटेशन विल आल्सो चेंज। जब यह अंतर परिवर्तन होगा तो जो रोटेशन होगा पोलराइज्ड लाइट का वह भी परिवर्तित होगा, क्योंकि अल्फा एनोमर जो होता है वो अधिक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बीटा जो है वो कम डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो यदि अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेशन तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा। तो चूंकि विलयन में यह दोनों स्वरूप आपस में अंतर परिवर्तनीय होते हैं तो अल्फा से बीटा में परिवर्तन होने पर डेक्स्ट्रो रोटेशन कम हो जाएगा, बीटा से अल्फा में परिवर्तन होने पर डेक्स्ट्रो रोटेशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो रोटेशन में परिवर्तन होता है इसी को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। दैट इज चेंज इन रोटेशन इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। A solution of glucose generally has 66% beta anomers, 33% alpha anomers and 1% open chain. यदि हम ग्लूकोज का विलयन बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्थिति के अंदर इस ग्लूकोज विलयन में 66% बीटा एनोमर उपस्थित होते हैं, 33% अल्फा एनोमर उपस्थित होते हैं और 1% ग्लूकोज अणु जो होते हैं वह खुली श्रृंखला के रूप में या ओपन चेन के रूप में पाए जाते हैं। The predominant form of D-fructose is beta D-fructofuranose। जो अधिक सामान्य स्वरूप फ्रक्टोज का या D-fructose का है वह बीटा D-fructofuranose है, अर्थात फ्रक्टोज बीटा एनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है, D एनेंशियोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है और जो वलय यह निर्मित करती है वह सामान्यतः फ्यूरेनोज वलय होता है। मोनोसैकेराइड्स इन एक्वस सॉल्यूशंस मेनली अडॉप्ट द पायरेन फॉर्म। जो मोनोसैकेराइड्स हैं वह जलीय विलयन में सामान्यतः पायरेनोज वलय के रूप में पाए जाते हैं या पायरन फॉर्म में पाए जाते हैं। हाउएवर व्हेन दे आर कंबाइंड, लेकिन जब वह किसी अन्य मोनोसैकेराइड के साथ जुड़ जाते हैं जैसे ओलिगोसैकेराइड्स के निर्माण में, डाई या ट्राइसैकेराइड्स के निर्माण में, देन दे मे बी फाउंड इन फ्यूरन फॉर्म। तो उस स्थिति के अंदर यह फ्यूरन स्वरूप में भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सुक्रोज फ्रक्टोज इज फाउंड इन फ्यूरन फॉर्म। तो जैसा कि हम सुक्रोज की संरचना के बारे में आगे देखेंगे, सुक्रोज में जो फ्रक्टोज का अणु उपस्थित होता है वह फ्यूरेनोज वलय के रूप में उपस्थित होता है। So this is all about ring structures and representation of monosaccharides. In next presentation I will explain different types of derived monosaccharides. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स के रूपांतरित स्वरूपों के बारे में